नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय स्टडी में। कल का लेक्चर जो हमारा हुआ था वो सैंधव नगर का जो विदेशी मत था उसके बारे में, उसके विदेशी उद्भव का जो मत था उसके बारे में विस्तृत जानकारी वहाँ तक हो चुकी है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। जो सैंधव नगर था वह जालनुमा ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति का मतलब है कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ऐसे एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, तो जिससे क्या होता था कि ऐसे आवासों का निर्माण हो जाता था। जबकि मेसोपोटामिया के नगर जो थे वो क्या थे, बेतरतीब बसे हुए थे, मतलब उनका कोई ग्रिड प्रणाली पे नहीं थे, ऐसे ही बेतरतीब तरीके से बसे हुए थे। हड़प्पा वासी क्या करते थे, वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, और जबकि मेसोपोटामिया के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। ये अंतर था दोनों में, इसीलिए इनमें मतभेद हुआ था। सैंधव की लिपि थी वो क्या थी, चित्रात्मक थी, उसकी लिपि चित्रात्मक थी, जबकि मेसोपोटामिया की लिपि किलाकार की थी। किसकी? किलाकार की। सिंधु सभ्यता में संभवतः व्यापारियों का शासन था, जबकि मेसोपोटामिया में पुजारियों का शासन था। क्या अंतर है? सिंधु सभ्यता में व्यापारियों का शासन था, जबकि मेसोपोटामिया में पुजारियों का शासन था। हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन किसी भी सभ्यता, उस समय जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें सबसे विकसित जो सभ्यता थी वो हड़प्पा की थी। अतः विदेशी उद्भव का मत तर्क संगत वर्तमान समय में नहीं लगता। ठीक है, अब देखते हैं स्वदेशी उद्भव का क्या मत था और कौन कौन थे इसमें। तो स्वदेशी जो मत दिया गया है, उद्भव का मत है, उसमें कौन कौन से? रोमिल थापर जी, SR राव जी, अमलानंद घोष जी, DP अग्रवाल जी, फेयर सर्विस जी, अलचिन दंपति आदि, ये क्या थे? स्वदेशी उद्भव का मत इनका था। अब देखते हैं इन्होंने क्या बताया, स्वदेशी उद्भव किस हिसाब से दिया। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के उद्भव में बलूचिस्तान, सिंधु और राजस्थान की ग्रामीण संस्कृतों का योगदान है। इनका मानना था कि इन सब क्षेत्र के ग्रामीण जो संस्कृति थी उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान था। अब क्या था आगे देख लेते हैं। जैसे बलूचिस्तान से प्राप्त ग्रामीण संस्कृतियों में कुल्ली, नाल, छोब, राना, घुंडई आदि मिले। सिंध के मैदान में हमें आमरी, कोटजी आदि की ग्रामीण संस्कृतियाँ प्राप्त हुई। इस जगहों से ग्रामीण संस्कृति। राजस्थान से क्या प्राप्त हुई थी? हमें सोथी संस्कृति का पता चलता है, इसलिए स्वदेशी मत इन लोगों को इसी हिसाब से बताया था। फिर इन विद्वानों का मत है कि इन ग्रामीण संस्कृति के लोगों में मातृ देवी, किसकी? मातृ देवी और आद्य शिव की पूजा का प्रचलन था, और ये लोग मृत भांडों का प्रयोग करते थे और इन पर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी। ऐसी कई चीज़ें सिंधु सभ्यता में मिली भी हैं। अमलानंद घोष ने राजस्थान में अपने जब वो शोध कर रहे थे उसमें क्या पाया कि वहाँ सोथी नामक ग्रामीण संस्कृति का पता लगा था, और उनके अनुसार राजस्थान और गुजरात इस सोथी संस्कृति का हड़प्पा सभ्यता से सह अस्तित्व उन्हें समझ में आया था, और उनका विचार है कि कालांतर में यही सोधी संस्कृति सैंधव सभ्यता में विकसित हुई। ठीक है, अमलानंद घोष जी ने क्या किया था? राजस्थान में सोधी नामक ग्रामीण संस्कृति का पता लगाया, और ये जो सोधी संस्कृति थी इसका हड़प्पा संस्कृति से सह अस्तित्व इन्हें समझ में आया। फिर इनके विचार के कालांतर में यही जो सोथी संस्कृति थी यही सैंधव सभ्यता में विकसित हुई। वर्तमान में अधिकांश विद्वान हड़प्पा सभ्यता को इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों का विकसित रूप मानते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का विकास कितने खंडों में हुआ उस पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। विकास विगत एक शतक के अन्वेषण और उत्खनन से प्राप्त निष्कर्षों से हमने क्या पाया कि हड़प्पा संस्कृति के क्रमिक विकास का हमें पता चलता है।
अब वो क्रमिक विकास क्या क्या है, ये 4 महत्वपूर्ण चरण हैं इसके। कितने? 4। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है प्राक हड़प्पा यानी प्री हड़प्पा। दूसरा है प्रारंभिक हड़प्पा यानी अर्ली हड़प्पा। तीसरा है परिपक्व हड़प्पा यानी मैच्योर हड़प्पा। और चौथा है उत्तर हड़प्पा यानी लेट हड़प्पा। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक के बारे में विस्तृत देख लेते हैं। अब जो प्राक हड़प्पाई चरण की बस्तियां थी वो कहाँ मिली हमें? पूर्वी बलूचिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्वी बलूचिस्तान में मिली। जो कहाँ है? वो केटा से कुछ दूर बोलन नदी के किनारे कच्छी के मैदान में उत्तरी बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेहरगढ़, महत्वपूर्ण स्थल, ऊपर भी चर्चा हो चुकी है। मेहरगढ़ की खुदाई से प्राक हड़प्पा सभ्यता, यानी जब मेहरगढ़ की खुदाई हुई तो वहाँ से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व का पता चलता है। इस अवस्था में हमने क्या देखा कि यहाँ के जो लोग थे वो खाना बदोश लोग एक व्यवस्थित कृषि जीवन जीने लगे। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा में क्या था कि वहाँ के खाना बदोश लोग एक व्यवस्थित कृषि के बारे में जानने लगे थे। अब अगला है आपका प्रारंभिक हड़प्पा चरण। इसमें लोग मैदानी क्षेत्रों के बड़े गांव में रहने लगे। ठीक है, इस चरण में मैदानी क्षेत्रों के बड़े बड़े गांवों में लोग रहने लगे। सिंधु नदी घाटी में गांवों से नगरों का क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, गांव से नगर का क्रमिक विकास हुआ। यह गांव और नगर के संक्रमण काल कहा जा सकता था इसे। अभी का क्या कौन कौन था? आमरी, कोटदीजी, कालीबंगन आदि स्थलों से क्या पता चलता है हमें? प्रारंभिक हड़प्पा चरण के प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं और आमरी, कोटजी, कालीबंगन आदि से हमें प्रारंभिक हड़प्पा चरणों के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। अब आते हैं परिपक्व हड़प्पाई चरण, तीसरा चरण। इसी चरण में नगरों का उदय हुआ। क्वेश्चन दे सकता है कि किस चरण में नगरों का, अगर डीप में जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि नगरों का उदय कब हुआ था, तो वो परिपक्व हड़प्पाई चरण यानी तीसरे चरण में। कालीबंगा के अन्वेषण और उत्खनन से विस्तृत नगर योजना। कालीबंगन कहाँ? राजस्थान। राजस्थान के उत्खनन से हमें क्या हुआ? विस्तृत नगर योजना और शहरी विशेषताओं के साथ साथ विकास के इस चरण के साक्ष्य मिलते हैं। जब हम कालीबंगन राजस्थान का उत्खनन कर रहे थे तो यहीं से हमें परिपक्व हड़प्पाई चरण के बारे में पता चला। अब आते हैं लास्ट चौथा चरण। हड़प्पा सभ्यता के उत्तरार्ध में इस संस्कृति का पतन प्रारंभ हुआ। ठीक है, फिर हमें क्या पता चलता है कि लोथल की खुदाई के इस चरण का पता, हमें संस्कृति के इस चरण का पता लगता है। और हम क्या देखते हैं कि लोथल और इसके जो बंदरगाह हैं के साथ साथ, लोथल और इसके बंदरगाह के साथ साथ स्थापना बहुत बाद में हुई। और यहाँ बाढ़ से सुरक्षा के लिए, मतलब बाढ़ की सुरक्षा के लिए एक विशाल ईंट की दीवार से घेरा गया था इस स्थल को। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था, ये आप लोग पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से लोग व्यापार के लिए, यहीं से व्यापारिक स्थल है, यहीं से व्यापार के लिए मेसोपोटामिया तक जाया करते थे। लोथल हड़प्पा सभ्यता के विक्री और भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता था। यही एक पत्तन था उस समय, पत्तन कई थे, लोथल, सुरकोटदा, लेकिन इसी की वजह से यहाँ विक्री और भंडार केंद्र के रूप में, क्योंकि यहीं से चीज़ें आयात निर्यात हुआ करती थी। अब समय काल इसका देख लेते हैं कि इसका समय काल हड़प्पा सभ्यता का क्या था। हड़प्पा सभ्यता के समय का निर्धारण जो होता है वो भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न तथ्याँ बताई गई। आप देख लेते हैं कौन कौन विद्वान किस किस तिथियों को हड़प्पा सभ्यता मानते हैं। सर्वप्रथम सर मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता का निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया है। इस समय निर्धारण का आधार, जो उन्होंने आधार बनाया था, वो था क्या? मेसोपोटामिया से सारगीन युगीन प्रणाली के आधार पर किया है। जो इस समय का निर्धारण किया था वो किसके आधार पर किया था? मेसोपोटामिया से
सारगोन युगीन प्रमाणों के आधार पर किया है। परंपरा अनुसार यह सर्वाधिक मान्य समय काल है। ठीक है, परंपरा के अनुसार ये काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सर्वाधिक मान्य समय काल है। फिर सर जॉन मानसर, जो उस समय निदेशक थे, महानिदेशक, उनके द्वारा सन 1931 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के उत्खनन के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल इन्होंने दिया था वो क्या था, 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। इसे एक कॉपी में से हल्के में नोट करते जाएगी, इन्होंने इतना बताया, इन्होंने इतना बताया। हाँ, मैक ने इसकी तिथि क्या बताई, 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य माना। अब महत्वपूर्ण जो तिथि नापी वो किस पद्धति ने नापा, कार्बन 14 तिथि मापन यंत्र द्वारा नापा गया, जिसमें क्या है अब देखिए, देख लेते हैं। डीपी अग्रवाल ने सन 1956 ईस्वी में कार्बन 14 तिथि मापन के आधार पर इस सभ्यता का जो समय काल है वो क्या था, 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना है। परंतु उनका कहना है कि इसका चरमोत्कर्ष 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व, जबकि 1750 ईसा पूर्व को पतनावस्था मानते हैं। इनका क्या मानना था कि जो 2350 था इस समय बहुत अपने चरम सीमा पे सिंधु सभ्यता थी, और जो 1750 ईस्वी है इस समय इसका पतनावस्था में चली गई थी। इस आधार पर हम इसका समय काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जा सकता है। कार्बन 40 तिथि निर्धारण की पद्धति के आधार पर, इसी पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल जी ने ये कहा आधार पर, और अब इसी तिथि निर्धारण की पद्धति के आधार पर फेयर सर्विस ने सन 1956 ईस्वी में इस सभ्यता का काल का निर्धारण क्या बताया, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया। फिर हाल ही के जो शोधों में कार्बन 14 तिथि निर्धारण के आधार पर इस सभ्यता का जो समय काल था वो क्या बताया गया, 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि इस समय काल में कौन कौन, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और ऋग्वैदिक सभ्यता का सह अस्तित्व माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये फैक्ट एक देख लीजिए कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि की खोज किसने की थी, अमेरिका के वी.एफ. लीवी ने कब किया था, 1946 ईस्वी में की थी। अब इसके निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे आज देख लिया जाए। सिंधु सभ्यता के उत्कलन में हमें 4 प्रजातियों, कितनी, 4 प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। पहला कौन है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा क्या है, भूमध्य सागरी, तीसरा क्या है, मंगोलायड, और चौथा क्या है, अल्पाइन। सैद्ध क्षेत्र में बसने वाले प्रथम प्रजाति कौन थी, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी। जबकि सिंधु सभ्यता का निर्माता किसे माना जाता है, भूमध्य सागरी प्रजाति को माना जाता है। जो सिंधु सभ्यता में सबसे पहली प्रजाति बसी थी वो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जबकि सिंधु सभ्यता का जो निर्माता माना जाता है उसे द्वितीय यानी भूमध्य सागरी प्रजाति को माना जाता है। मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य नर्तकी की जो प्रतिमा है, मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल, वहाँ जो कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा हमें मिली थी, ऊपर भी डिस्कस हुआ था, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। किसकी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की। और जो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली थी वो किसकी थी, मंगोलायड प्रजाति की। ये दूसरी बार डिस्कशन हुआ, इसे नोट कर लीजिएगा। अब नीचे देखते हैं, इस सभ्यता के अधिकांश नरकंकाल, जो नरकंकाल मिले थे वो क्या थे, भूमध्य सागरी प्रजाति के थे। किसके, भूमध्य सागर के। वर्तमान में इस प्रजाति के लक्षण सुदूर दक्षिण के तमिल, तेलुगु और कन्नड़ प्रजातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हड़प्पा नगर सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, किस लिए मशहूर हुए थे, तो इसमें सबसे पहला क्या था, नगर नियोजन। इनका नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित थी। अभी देखिए कितना बढ़िया इन्होंने
नगर बसाया। आज के समय में प्रासंगिक मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान समय के समाज में प्रासंगिकता, नगर नियोजन के प्रासंगिकता के बारे में बताइए। तो इसमें जो बताया जाएगा ऐसे एज इट इज़ वहाँ लिखना रहेगा। हड़प्पा सभ्यता से लगभग आधा दर्जन नगरों के आधार पर नगर नियोजन का अनुमान लगाया जाता है। अब वो नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चन्हूदड़ो, धौलावीरा आदि। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? यही है कि उसका नगर नियोजन किस तरीके से किया गया। नगर नियोजन इसका जाल पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम, मैंने बताया ना कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हाँ, नगर नियोजन जाल सिस्टम पे था, जिसमें ग्रिड प्रणाली पे, जिसमें सड़कें और गलियां परस्पर लगभग समकोण पर काटती थी। ऐसे एक दूसरे को ऐसे समकोण पे काटती थी। ऐसे ऐसे जो जगह है यहाँ पे बढ़िया घर और चीज़ें बना हुआ करती थी। और ये देखो आयताकार भागों व उपभागों में विभाजित करती थी। अगर इस प्रकार की स्थिति देखा जाए तो वर्तमान में केवल चंडीगढ़ नगर ही है जो इस तरीके के ग्रिड प्रणाली पर बसा हुआ है। नगर सामान्यतः 3 भाग, जो नगर वो बनाए हुए थे वो 3 भागों में बटा था, एक पूर्वी और द्वितीय पश्चिमी। अब देखते हैं कि पश्चिमी भाग क्या था? थोड़ी ऊंचाइयों पर बसा हुआ था, जो कि एक चबूतरे पर बसा था। यह एक प्राचीर थी, घेर के इसे दुर्ग के रूप में दुर्गीकृत किया गया था, घेर के पश्चिमी क्षेत्र को। अतः इसे गढ़ी या दुर्ग कहा गया। ठीक है, जो पश्चिमी क्षेत्र था। अब यहाँ रहते कौन थे? सामान्यतः यहाँ पर शासक वर्ग रहता था, जो उच्च वर्ग के लोग शासन करते थे वो रहते थे। पूर्वी नगर जो था, ये पश्चिमी नगर था, जो पूर्वी नगर था वो थोड़ा नीचे बसाया जाता था और यह किसी रक्षा प्राचीर से घिरा भी नहीं था। पश्चिमी नगर में कुली मतलब शासक वर्ग रहता था, ये दुर्ग से घिरा हुआ था, और जबकि पूर्वी नगर जो है वो नीचे बसाया गया था और किसी दुर्ग से घेरा नहीं गया था। पूर्वी नगर में कौन रहता था? सामान्य जन रहते थे। इस नगर संरचना से कुछ अपवाद हैं, जो इस नगर की संरचना है इसके कुछ अपवाद भी हैं, जो कि देखते हैं नीचे क्या क्या अपवाद हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में शासक वर्ग, पूर्वी नगर में सामान्य वर्ग, पश्चिमी नगर में दुर्ग बसा हुआ था, पूर्वी नगर में दुर्ग से घिरा नहीं था। अब जो इसके कुछ हैं इसको देख लेते हैं। जैसे कालीबंगन, इस नगर के पश्चिमी और पूर्वी दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों में दुर्गीकृत थे। यानी पश्चिम में तो थी, पूर्व में तो दुर्गीकृत नहीं थी, लेकिन कालीबंगन ऐसा जगह है जहाँ पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ दुर्गीकृत थे। चन्हूदड़ो, यह एकमात्र ऐसा नगर था जो कि दुर्गीकृत ही नहीं था किसी भी तरीके से। वाह। अब आते हैं लोथल, सुरकोटदा और बनावली। ये तो तीनों नगर थे। इन तीनों नगरों में पूर्वी और पश्चिमी विभाजन ही नहीं था। समस्त नगर जो थे वह एक ही तल पर स्थित थे और एक ही रक्षा दीवार से घिरे हुए थे। एक तरफ पश्चिमी और पूर्वी दुर्ग बना हुआ था, पूर्व में दुर्ग ही नहीं था, पश्चिम में दुर्ग बना था। कालीबंगन उसका अपवाद है कि यहाँ पश्चिम में और पूर्व दोनों तरफ दुर्गीकृत हैं। चन्हूदड़ो में ऐसा नगर है जो कहाँ दुर्गीकृत ही नहीं किया गया। लोथल, सुरकोटदा और बनावली ऐसे हैं जिसको 3 नगरों में या पूर्वी और पश्चिमी विभाजन ही नहीं था, समस्त जितने नगर थे एक ही तल पर थे। और धौलावीरा जो है ये इम्पोर्टेंट है। धौलावीरा इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन जैसे धौलावीरा कई एग्जाम में पूछा गया है। यह नगर 2 नहीं बल्कि 3 समान भागों में विभाजित था। जैसे मेसोपोटामिया नगरों के विभाजन थे, ठीक उसी प्रकार से धौलावीरा था। नगरों में बने मकान के बीचों बीच एक आंगन होता था, मकान में एक आंगन भी होता था, जैसे आजकल हम गांव में देखते थे, अब तो बहुत कम दिखता है, जिसके 3 और कमरे होते थे। सीढ़ियाँ के मिलने से मकानों के बहुमंजिली होने के साक्ष्य भी मिले हैं। मकानों के निर्माण में मुख्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अब लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, कालीबंगन है जहाँ मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया।
कालीबंगन में कुछ न कुछ अपवाद रहा, वहाँ पश्चिमी पूर्वी में भी अपवाद रहा दुर्ग में, और यहाँ भी अपवाद आ गया कि पक्की ईंटों की बनी थी, लेकिन कालीबंगन था इम्पॉर्टेंट। जहाँ अपवाद में हो वो जरूर आते हैं कालीबंगन, इसे जरूर एक कहीं आप शॉर्ट नोट्स बना के लिख लीजिएगा। यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, यद्यपि कालीबंगन की नालियाँ जो थी, लेकिन नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों का उसमें प्रयोग हुआ था। जो ईंटों का अनुपात था वो सामान्यतः किस में था, 4:2:1। कितना अद्भुत था ये सब। मकानों के कपाट यानी दरवाजे और झरोखे सामान्यतः कहाँ खुलते थे, गलियों की ओर खुला करते थे। अब देखो इसमें भी एक अपवाद जरूर याद रखिएगा। इसमें जो लोथल था उसमें क्या अपवाद मिलता है कि लोथल में घरों के कपाट और झरोखे कहाँ खुलते थे, सड़कों की ओर। ठीक है, सामान्यतः सभ्यता में जो मकान बने थे वो गलियों की ओर खुलते थे, झरोखे और कपाट, लेकिन लोथल अपवाद में मिला जिसमें घरों के कपाट झरोखे सड़कों की ओर खुलते थे। प्रत्येक मकान में स्नानागार अन्नागार की व्यवस्था थी, अद्भुत व्यवस्था थी। मकानों के अंदर नालियाँ थी, कितना सुंदर, और जो सड़कों के किनारे चलने वाली मुख्य नालियों से मिल जाती थी। कितनी निष्कासन प्रणाली कितनी ज़बरदस्त थी पानी निष्कासन का। भूमिगत जल निकास प्रणाली थी, यानी भूमिगत जल की जो निकास प्रणाली पद्धति थी यही थी वहाँ पे, जो सभी घरों की सड़क की नालियों से जोड़ता था। जितने भी घर थे उनको सड़क की नालियों से जोड़ देता था, और यह पत्थर की पट्टिया या ईंटों से ढकी होती थी, जैसे हम आजकल देखते हैं गड्ढों को ढका जाता है। इस सभ्यता जो आज भी जो इस सभ्यता की मुख्य विशेषता में अच्छी लगती है, जो कि हम लोग आज भी इससे दूर है काफ़ी, सफाई और स्वच्छता पर समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी सबसे अधिक इसका महत्व था। इसमें जो आपकी इसमें भारत में सफाई अभियान चलता है, स्वच्छ भारत मिशन, ये भी इसकी प्रासंगिकता ही है। पत्थर के भवनों की अनुपस्थिति हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं नगर नियोजन में। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ये भी पहले भी डिस्कस हुआ है, मोहनजोदड़ो जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई थी, लेकिन अब इनके नगर नियोजन में तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो के महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन कौन थे, सभा भवन, पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार बताए थे। अब विशाल स्नानागार जो सबसे बड़ा था, देखते हैं इसका आकार क्या था। 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। और क्या थी इसकी व्यवस्था, अद्भुत थी। देखे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कपड़े बदलने के लिए किनारे पर कमरे बने हैं। स्नानागार का फर्श पक्की और तराशी हुई ईंटों से बना था। बगल के कमरों में एक बड़े कुएं से पानी खींचकर स्नानागार के कुंड में भरा जाता था, और स्नानागार के एक कोण यानी दक्षिण पश्चिम से एक जल निगमन नाली से जल निकाला जाता था। यह एक सामूहिक स्नानागार था जिसका प्रयोग अनुष्ठान स्थल के रूप में मांगलिक समारोह के अवसर पर किए जाते हैं। थोड़ा तेजी से हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसके विस्तृत रूप से हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। इसका आकार क्या था, आकार याद रखिएगा, मान लीजिए बहुत घुस के पूछेगा तो पूछ सकता है। 45.72 मीटर गुणे 22.86 मीटर। और इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या थी, इसमें 27 प्रकोष्ठ थे, जबकि हड़प्पा था, जो हड़प्पा के गढ़ में कितने अन्न भंडार थे, 6 अन्न भंडार मिले। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा अन्न भंडार और हड़प्पा में 6 अन्न भंडार मिलते हैं। अब इस सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में देख लेते हैं। सैंधव लिपि के वाचन न होने के कारण, जो सैंधव लिपि थी, आद्य ऐतिहासिक लिपि जो थी, उसका पढ़ा नहीं गया था, इसलिए यहाँ के राजनीतिक संगठन की जानकारी हमें स्पष्ट नहीं है। समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता में हमें मंदिर के प्रमाण मिले हैं, और यहाँ पर पुरोहित का भी शासन था। आपने देखा था, इसमें व्यापार का शासन, वहाँ पुरोहित का शासन। परंतु सैंधव सभ्यता में किसी मंदिर के निर्माण न मिलने के कारण पुरोहित शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई मंदिर नहीं मिला तो विद्वानों का मानना है कि यहाँ पुरोहित शासन नहीं था। यद्यपि
बाथम बासम कृत अद्भुत भारत द वंडर दैट वाज इंडिया में इस सभ्यता पुरोहित सभ्यता की बात की गई है। जबकि जो A.L. बासम जी थे उन्होंने अपने कृत्य द वंडर द दैट वाज इंडिया में इस सभ्यता को पुरोहित शासन की बात कही थी कि इस सभ्यता में पुरोहित शासन में। इतिहासकार राम शरण शर्मा जी ने इस सभ्यता में वाणिज्यिक या व्यापारियों का शासन मानते हैं। ये लगभग सभी मानते हैं और यही सर्वाधिक स्वीकार मत भी है। हाँ, मैके और हंटर जैसे विद्वान का मानना है कि यहाँ पर जनतांत्रिक प्रणाली थी। ठीक है। पिगट ने विचार व्यक्त, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिगट महोदय ने विचार व्यक्त किया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यहाँ की जुड़वा राजधानियाँ थी। क्या थी? दोनों जुड़वा राजधानियाँ थी। किसने? पिगट महोदय ने। ऐसे पूछ लेता है कि किसने कहा, तो किसने कहा? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यहाँ की जुड़वा राजधानियाँ किसने कहा? पिगट जी ने। हाल ही के कुछ शोधों में यह मत व्यक्त किया गया है कि महाजनपद काल में जिस तरह महाजनपदों की अलग अलग राजधानियाँ थी, 16 महाजनपद हैं, सबकी अलग अलग राजधानियाँ हैं, आगे हम देखेंगे। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी अलग अलग राजधानियाँ क्यों नहीं हो सकती? जैसे सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो को राजधानी मान ले, पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा, राजस्थान क्षेत्र में कालीबंगन आदि। एक विचार यह भी व्यक्त किया गया है कि क्या पुरोहित और व्यापारी वर्ग एक ही वर्ग नहीं हो सकते? अंतिम जो निष्कर्ष निकला उसमें तो सिद्ध लिपि पढ़ने के बाद ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था है कि ये पुरोहित वर्ग है या व्यापारिक वर्ग या दोनों का सहयोग इसमें था। अब इनका आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में देख लेते हैं। ये कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, इनको उद्योग का ज्ञान था, ये शिल्पकार थे, व्यापार जैसी आर्थिक गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में पूर्ववर्ती समय में प्रगति हुई थी। मतलब ये सब इस चीज़ों से जानकार थे। अब कृषि में क्या था इनके पास देखते हैं। अब सबको अलग अलग देखते हैं। कृषि की उन्नत दशा के निम्न प्रमाण दिए जाते हैं इस सभ्यता में। क्या दिए जाते हैं? अब फिर कालीबंगन आया, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इसे जरूर आप लोग लिखिएगा। ऊपर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, पहले भी बताया था कि कालीबंगन से हमें प्राक हड़प्पा काल के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अधिकांश मकानों में अन्नागारों का मिलना, भाई मकान में अन्नागार भी मिले हैं, कितनी बार डिस्कस हो चुका। बनावली और चोलिस्तान से मिट्टी के हल्का प्रतिरूप भी मिला है। याद रखिएगा, कालीबंगन से हमें जूते हुए खेत के साथ, और अगर मिट्टी के हल पूछे तो बनावली और चोलिस्तान से। लोथल से हमें चक्की के 2 पार्ट, चक्की जानते हैं ना, जिसमें पीसा जाता है गेहूं और अन्य चीज़ें। अब देखते हैं, सैंधव लोग जो थे वर्षा का पानी उतरने के बाद फसल की बुआई नवंबर दिसंबर में करते थे, यानी रबी के मौसम में, और फसल की कटाई वर्षा ऋतु के पुनरागमन से पूर्व मार्च अप्रैल में किया जाता था। यहाँ का अधिकांश रबी फसलें थी, यानी यही गेहूँ, मटर, आलू, इन सब रबी फसलों का ही इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था। फसल को काटने के लिए प्रस्तर के हंसियों, आज हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये लोग किसका? प्रस्तर यानी पत्थर के हंसियों का प्रयोग किया करते थे फसल को काटने के लिए। हड़प्पा क्षेत्र में 9 फसलों के कृषि प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से वो 9 फसल हैं? गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, राई, खजूर, तरबूज और कपास। ज़्यादातर रबी की फसलें हैं और 1-2 खरीफ की फसलें, इसके ही प्रमाण यहाँ से मिले हैं। कपास सबसे प्रथम बार जो ढूंढा गया यहाँ, कपास। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में मिली हैं। इम्पॉर्टेंट रख लीजिए, जब स्टेटमेंट में पूछ लेता है तो गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में मिली। अधिशेष उत्पादन को अन्न भंडारों में रखा जाता है। जो अधिशेष भंडार था उसे अन्न भंडार में रखा जाता था। ये आ गई इंपॉर्टेंट बात। कपास सैंधव सभ्यता की मूल फसल थी, यहीं से उद्भव भी माना जा सकता है।
कपास सिंधु सभ्यता की मूल फसल थी और कपास के साक्ष्य मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से कपास के साक्ष्य मिले हैं। यूनानी कपास उत्पादन के कारण ही सैंधव लोगों को सिंडन कहते थे। यूनानी लोग कपास के उत्पादन के कारण ही इस सभ्यता के लोगों को सिंडन कहते थे। अब कुछ विवादित फसलें हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। हर जगह विवाद है तो यहाँ भी सभ्यता में विवाद था। क्या थी? जैसे कुछ फसलें अज्ञात थी, चावल, रागी और गन्ना। चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? लोथल से मिला है, जबकि रंगपुर से धान की भूसी के प्रमाण मिले। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अब याद किए रहते हैं लोग, चावल और धान की भूसी दोनों में धान है तो लोथल मार देते हैं, लेकिन नहीं, चावल के प्रमाण लोथल से मिले हैं, जबकि धान की भूसी के प्रमाण रंगपुर से मिले। परंतु इसे हड़प्पा सभ्यता की फसल के रूप में अगर दिया जाएगा तो नहीं माना। कितने फसलों को माना गया था? 9 फसलों को, उसमें धान चावल नहीं था। रागी की कृषि कहाँ होती थी? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में की जाती थी, परंतु यह हड़प्पा सभ्यता की फसल नहीं मानी जाती थी। रागी को भी हड़प्पा सभ्यता की फसल नहीं माना गया। गन्ना, इसका ज्ञान हड़प्पा वासियों को था ही नहीं। गन्ने के खेती के प्रमाण उत्तर वैदिक काल में हस्तिनापुर से मिला है। वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तृत जानकारी होगी, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। लोहे का उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का जानकारी उस समय की बात है ये। अब देखते हैं इसका पशुपालन। पशुपालन में क्या क्या पालन करते थे? भेड़, बकरी, स्वान यानी कुत्ता, वृषभ, बैल, सूकर, बिल्ली, गर्दभ यानी गधा, ऊंट, हाथी, गैंडा, व्याघ्र, हरिण, कुबड़ वाला हिरण, वृषभ, एक संगी पशु, भैंस आदि जानवरों को पालतू बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त गिलहरी, मयूर मतलब मोर, काक मतलब कौवा, मत्स्य मतलब मछली, मगरमच्छ, कछुआ आदि की जानकारी भी मिलती है। इनमें से कुछ पशुओं को धार्मिक महत्व भी दी गई थी। किसको किसको दिया गया था, आगे चल के देखते हैं। धार्मिक दृष्टि से सर्वप्रथम पशु जो था वो कौन था? कुबड़ वाला वृषभ यानी कुबड़ वाला सांड। यद्यपि मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका था? वो एक सिंगी पशु का मिलता है। मुद्राओं पर, मोहरों पर एक सिंगी पशु का, और धार्मिक रूप से किसे? कुबड़ वाला वृषभ भी देखा गया। मैक को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली जिस पर एक 3 मुख वाले पुरुष देवता का पद्मासन मुद्रा में एक मूर्ति मिली, पुरुष देवता की, जो कि 3 मुख थे जिसके, और वो पद्मासन मुद्रा में विद्यमान थी। उसके दाईं ओर क्या बैठे थे? व्याघ्र और हाथी, जबकि बाईं ओर गैंडा और भैंसा अंकित था। सिंहासन के नीचे 2 हिरण यानी हरिण खड़े हुए थे। योगी के सिर पर त्रिसिंगी मुकुट क्या है? 2 सिंह और बीच में एक उभार उठा होता है, इसे त्रिसिंगी मुकुट है। मार्शल ने इसे ऐतिहासिक शिव का आदि रूप कहा है। कहाँ? मैक मोहन ने पाया ऐसी मोहर जिसमें 3 मुख वाले थे। लोथल, कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा से भी एक मृतभांड मिला है। कुछ इनका मानना है लोथल से ही कुछ मृतभांड मिले हैं, जिस पर एक चित्रांकन है, जिनमें एक वृक्ष अंकित है और उस पर एक काक बैठा हुआ है। काक मतलब कौवा। काक के मुख में एक मत्स्य है। पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी हुई है। यह गुप्त काल में लिखी गई पंचतंत्र गुप्त लिखी गई, जो कि विष्णु शर्मा जी की थी। विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाती है। इसी तरह प्यासा कौवा की कहानी का अंकन भी लोथल से मिलता है। जो